प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, मैं आर.के. सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल शिक्षा सेवा सेतु पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन है। आज मैं आरंभिक नगरीय सभ्यताओं के मूल में अर्थात जड़ में जो परिस्थितियां, तकनीकी बातें और कारक विद्यमान रहे उन पर चर्चा करना चाहूंगा और इसके लिए एक बार फिर से मैं आप सभी को मध्य पाषाण काल की ओर ले जाना चाहूंगा। जैसा कि 10,000 वर्ष या 8,000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 5,000 वर्ष ईसा पूर्व का जो कालखंड है, जिसे मध्य पाषाण युग कहा जाता है, इस कालखंड के आधुनिक मानव ने पहली बार घास की कुछ जंगली प्रजातियों के उपयोग और महत्व को पहली बार जाना, पहचाना और अनुभव किया। और यह कोई एक बार में इन्होंने अनुभव नहीं किया, सैकड़ों वर्षों के प्रयासों के बाद इस कालखंड के आधुनिक मानव ने घास की उन जंगली प्रजातियों के महत्व और उपयोग को समझा था और उसके उपयोग और महत्व को समझते हुए इस कालखंड के आधुनिक मानव ने घास की उन जंगली प्रजातियों को जंगलों से लाकर अपने निवास क्षेत्र, अपने आश्रय स्थल के आसपास की उपलब्ध भूमि में पृथक पृथक उनका रोपण किया, उनकी बुआई की, उनको उगाया और कोई एक बार नहीं, यह चक्र वर्षों तक चलता रहा और वर्षों के इस क्रम में इन्होंने घास की उन जंगली प्रजातियों को अन्न उपजाऊ, दलहन उत्पादक और तिलहन उत्पादक, साग सब्जी उत्पादक किस्मों में विकसित कर दिया। मैं यह नहीं कहता कि वर्तमान में जितने भी अन्न उत्पादक, तिलहन उत्पादक, दलहन उत्पादक, साग सब्जी उत्पादक जो प्रजातियां हैं हमारे कृषि क्षेत्र की, वो सब की सब इस कालखंड में विकसित कर ली गई थी, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन कुछ जंगली प्रजातियों को घास की, उन्हें अन्न उपजाऊ, दलहन उपजाऊ और तिलहन साग सब्जी उपजाऊ किस्मों में विकसित जरूर कर लिया गया था और यह मानव इतिहास के लिए एक अपने आप में क्रांतिकारी घटना थी। इस क्रांतिकारी घटना का परिणाम यह हुआ कि मध्य पाषाण कालखंड के अंतिम भाग में आधुनिक मानव से निर्मित जो समाज था, उस जो अस्थायी रूप से विश्व के विभिन्न भागों में, क्षेत्रों में बस चुका था, वह पूर्ण रूप से इस कालखंड के अंतिम भाग में कृषि पर निर्भर जीवन शैली को अपना चुका था और शिकार करने की जो इनकी प्रवृत्ति थी, जो आखेटक प्रवृत्ति थी, जो मध्य पाषाण कालखंड के पूर्व प्राथमिक प्रवृत्ति थी, अब वह द्वितीय प्रवृत्ति के अंतर्गत हो गई और कृषि कार्य इस कालखंड के मानव समाज की प्राथमिक वृत्ति बन गई। इसके बाद जब आधुनिक मानव ने नव पाषाण काल में अपने कदम रखे, इस कालखंड में आधुनिक मानव से निर्मित जो विभिन्न समाज थे, जो संस्कृतियां थीं, वह पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर हो चुकी थीं। यह नवपाषाण काल कुछ विशेषताओं के कारण अलग अलग कालखंडों के लिए भी जाना जाता है। इसी नवपाषाण काल में सर्वप्रथम आधुनिक मानव का
जिस पहली धातु से परिचय हुआ, आमना सामना हुआ, वह ताम्र धातु थी, यानी तांबा था। अर्थात इस कालखंड के आधुनिक मानव ने पाषाण के साथ साथ ताम्र से निर्मित यानी तांबे से निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना भी शुरू कर दिया था। यही कारण है कि नवपाषाण कालखंड की उन संस्कृतियों को जिनमें पाषाण के साथ साथ यानी पत्थर से निर्मित उपकरण, औजार, सामग्रियों के अलावा तांबे से निर्मित वस्तुओं और सामग्रियों का प्रचलन आरंभ हो गया था, उन संस्कृतियों को हम ताम्र पाषाण संस्कृतियां कहते हैं। और इतिहास की भाषा में इस कालखंड को ताम्र पाषाण युग भी कहा जाता है। साथ ही इसी नवपाषाण काल में विश्व के कुछ क्षेत्रों और कुछ भागों में एक बहुत ही क्रांतिकारी किस्म की धातु कर्म आधारित घटना घटित हुई। वो ये थी कि लगभग 4000 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास आधुनिक मानव ने पहली बार दो धातुओं को आपस में मिलाकर अत्यधिक उपयोगी, गुणात्मक और टिकाऊ मिश्र धातु को बनाने में तकनीकी दक्षता अर्जित कर ली थी, पा ली थी। और जिस मिश्र धातु का आधुनिक मानव द्वारा पहली बार विकास किया गया वो कांस्य मिश्र धातु थी, जिसे तांबे और टिन धातु को एक निश्चित अनुपात में मिला करके विकसित किया जाता है, तैयार किया जाता है। और जिन संस्कृतियों में कांस्य से निर्मित वस्तुएं पाई गई, वह देखा गया कि वह प्रथम नगरी सभ्यताओं में ही पाई गई है, देखी गई। यही कारण है कि नवपाषाण कालखंड के इस उपकालखंड को, जिसमें कांस्य से निर्मित वस्तुओं और सामग्रियों का आरंभिक नगरी सभ्यताओं द्वारा प्रचलन आरंभ कर दिया गया था, उन्हें कांस्य युगीन सभ्यताएं अथवा प्रथम नगरी सभ्यता या विश्व की प्रथम सभ्यताओं का नाम दिया जाता है। अब हम थोड़ा सा इस नवपाषाण का खंड की यानी नवपाषाण युग की इस विशेषता पर आते हैं, जिसमें आधुनिक मानव और उससे निर्मित समाज जो विश्व के विभिन्न भागों में अस्थायी रूप से जगह जगह बस्तियां बना करके बस गया था और पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर जीवन शैली उसकी अपनी प्राथमिकता में थी, उसके अंतिम भाग में और कांस्य युग यानी आरंभिक नगरी सभ्यताओं के उदय के बीच में 700-800 वर्षों का, 700 से लेकर 800 वर्षों का एक संक्रमण काल, एक ट्रांजिशन पीरियड से मतलब यह होता है कि एक अवस्था का दूसरी अवस्था की ओर गमन, अर्थात एक संस्कृति का एक दूसरी संस्कृति की ओर ट्रांजिशन, इसी को हम संक्रमण कहते हैं। और संक्रमण जिस अवधि में होती है उस अवधि को संक्रमण अवधि या संक्रमण काल कहते हैं। इस संक्रमण काल की जो एक और विशेषता थी वो ये थी कि कृषि पर पूर्ण रूप से निर्भर हो चुकी मानव बस्तियों के लिए बढ़ती आबादी और जनसंख्या के कारण पर्याप्त कृषि उपज को प्राप्त करने का जो लक्ष्य था, अब उसमें थोड़ी कठिनाई महसूस होने लगी।
क्योंकि इस पीरियड की जो मानव बस्तियां थीं, यह इनमें से कुछ ही नदी घाटियों के आसपास बसी हुई थी। अधिकांश नदी घाटी क्षेत्रों से दूर स्थित क्षेत्रों में ये बसे हुए थे और आबादी और जनसंख्या में वृद्धि के कारण मांग के सापेक्ष कृषि उपज की जो पूर्ति थी उसमें अब कठिनाई आने लगी और कुछ जलवायवीय परिवर्तन, जलवायु में कुछ प्रतिकूल परिवर्तन भी इसके लिए जिम्मेदार थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा पूर्व 5000 वर्ष पूर्व जो है जलवायु में कुछ इस तरह के परिवर्तन आए इन क्षेत्रों में, जहां मृदा की जो नमी है वह समाप्त होने लगी, वह समाप्ति की ओर बढ़ने लगी, समाप्ति के कगार तक पहुंच गई और इन क्षेत्रों में कृषिगत भूमि की सिंचाई के साधन विकसित नहीं किए जाने के कारण भी कठिनाई का सामना हुआ। कुल ले दे करके इन कठिनाइयों से प्रेरित होकर या विवश होकर यह संस्कृतियां कुछ मुख्य नदियों और उनकी सहायक नदियों के घाटी तंत्र क्षेत्र में नदियों और नदियों के बीच में उनकी बाढ़ जनित जलोढ़ मिट्टी से निर्मित उपजाऊ मैदान जो कि क्षेत्रफल में विस्तृत थे, उस ओर इन्होंने प्रस्थान करना शुरू कर दिया। और जब ये संस्कृतियां मुख्य नदियों और उनकी सहायक नदियों से निर्मित जलोढ़ मिट्टी के विशाल उपजाऊ मैदानी क्षेत्र में जाने लगी, एक ही बार में नहीं गई, यह समय समय पर समूह के रूप में नदी घाटी क्षेत्र के उपजाऊ मैदानी भागों में गई और उसके विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया, अपना समूह के रूप में ठिकाना बनाना या बसेरा बनाना आरंभ कर दिया। मैं इन क्षेत्रों को ये लाल रंग के स्याही से दिखा देता हूं। अर्थात ये इस कालखंड की जो संस्कृतियां थीं और किसी एक संस्कृति के सभी व्यक्ति या लोग एक ही बार में इन मैदानी भागों में आ गए हो, ऐसा भी नहीं है। हाँ, एक ही संस्कृति या विभिन्न संस्कृतियों के जो लोग थे समूहों में भिन्न भिन्न समय पर इस दिशा में प्रस्थान करना आरंभ किए और इन नदी घाटी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी से निर्मित विशाल उपजाऊ मैदानी भाग के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इन्होंने अपने आरंभिक ठिकाने और अपना अधिकार क्षेत्र स्थापित करना शुरू कर दिया। अब इन क्षेत्रों में आधुनिक मानव ने लगभग 800 वर्षों का ये संक्रमण काल है, अर्थात इस कालखंड और इस कालखंड के अंतिम भाग और इस कालखंड के आरंभिक पड़ाव के बीच का ये जो 800 वर्षों का काल है लगभग, इसे भी एक संक्रमण काल के रूप में जाना जाता है। और इन्हीं 800 वर्षों या 1000 वर्षों के कालखंड में आधुनिक मानव ने इन नदी घाटी क्षेत्रों में व्यापक रूप से कृषि कार्य करना शुरू कर दिया था और इसी संक्रमण काल में कृषि उपज में
अप्रत्याशित वृद्धि हुई और कृषि उपज में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण जन समुदाय के लोग कुछ अन्य कृषि से भिन्न कार्यों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़े, जैसे हस्तशिल्प के कार्य, बुनाई के कार्य, बर्तन बनाने के कार्य यानी मिट्टी के पात्र या बर्तन बनाने के कार्य, मूर्ति कला का कार्य, राजमिस्त्री के कार्य, अन्य कारीगरी जैसे मूल्यवान पत्थरों और रत्नों और मूल्यवान धातुओं से आभूषण तैयार करने की कला की ओर अग्रसर हुए। यानी कुल ले दे करके कृषि उपज में जो पर्याप्त अभिवृद्धि हुई, उस अभिवृद्धि का परिणाम यह हुआ कि उस समय की वर्तमान जो आबादी थी, उस आबादी की अन्न संबंधी जो मांग थी, कहीं उससे अधिक जो है उपज पैदा होती थी, अर्थात उपज का एक अधिशेष बच जाता था। तो उपज के अधिशेष की परिस्थिति उत्पन्न होने के कारण कृषि कार्यों में लगे हुए जन समुदाय का अब एक हिस्सा हस्तशिल्प के कार्यों में, धातु कर्म के कार्यों में, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला की ओर और पाषाण के मूर्तियां बनाने की कला की ओर, धातु मूल्यवान रत्न पत्थर से आभूषण तैयार करने की कला की ओर अग्रसर हुए। यानी कुल ले दे करके यहां से विभिन्न व्यवसायों अर्थात वृत्तियों ने जन्म लेना शुरू किया और इन भिन्न भिन्न वृत्तियों और व्यवसायों के जन्म लेने का परिणाम यह हुआ कि पहली बार इस कालखंड में आपसी सहमति अर्थात परस्पर सहमति के आधार पर वस्तुओं की अदला बदली यानी सामग्रियों के एक्सचेंज पर आधारित व्यवसाय अर्थात ट्रेड ने रूप लेना शुरू किया और वस्तुओं के परस्पर विनिमय की जो प्रणाली है व्यवसाय की, जिसने यहां आरंभिक रूप लेना शुरू किया, उसमें विनिमय का जो दर तय किया जाता था या विनिमय का जो मानक तय किया जाता था, उसका मुख्य आधार अनाज और मुख्य रूप से जौ था। आप जानते हैं मोटे अनाज की यह एक किस्म है जौ। तो कहने का अर्थ है कि अनाज को ही पहली बार धन के रूप में मान्यता प्राप्त हुई और अनाज के बदले अन्य जीवनोपयोगी सामग्रियों का अदला बदली की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप लेन देन का जो कल्चर है वह व्यक्तियों के बीच, व्यक्तियों से निर्मित समाजों के बीच और क्षेत्रों के बीच शुरू हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं इसी पीरियड में, इसी संक्रमण काल में, इस संक्रमण काल में, इसमें नहीं बात कर रहा हूं मैं, इस संक्रमण काल की बात कर रहा हूं 800 वर्षों की। इसी में व्यापार ने अपना आरंभिक स्वरूप लेना शुरू किया और जैसे जैसे व्यापार में प्रगति होती गई, उसका परिणाम यह हुआ। इसमें थोड़ा सा मैं एक चर्चा और कर देना चाहूंगा कि जब ये मानव संस्कृतियां इस संक्रमण काल से निकलकर इस काल में आती हैं,
तो यहां पर आते आते कृषि उपज में बहुत अधिक वृद्धि और मानव समाज के विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न वृत्तियों को, व्यवसायों को अपना लेने के कारण और इनमें व्यक्तियों के बीच, संस्थाओं और व्यक्तियों के बीच, विभिन्न सोसाइटीज के बीच परस्पर अदला बदली अर्थात विनिमय के आधार पर व्यवसाय की जो प्रणाली खड़ी हुई, उससे ये समाज समृद्ध होते गए। और मैं आपको यहां पर बता देना चाहूंगा कि इन सोसाइटीज में समाज का वर्गीकरण भी हो चुका था। इन आरंभिक मानव समाज की जो इकाइयां थीं, इनमें प्रशासक वर्ग कह लीजिए, मुखिया वर्ग कह लीजिए या शासक वर्ग कह लीजिए, और कुछ संपन्न और शक्तिशाली लोगों का एक वर्ग तैयार हो चुका था। साथ ही इसमें धार्मिक विश्वास और रीति रिवाज से जुड़े हुए व्यक्तियों, जिनको हम पुजारी की संज्ञा देंगे, कुछ ऐसे लोगों का भी एक वर्ग तैयार हो चुका था। और श्रमिक वर्ग का भी निर्माण हो चुका था। काष्ठ कला, विविध शिल्प का कार्य करने वाले शिल्पकार वर्ग का वर्ग तैयार हो चुका था। राजमिस्त्री मजदूरों का वर्ग तैयार हो चुका था। धातुओं की खोज और जिन क्षेत्रों में धातुओं की प्राप्ति होती थी, उन धातुओं को की प्राप्ति से लेकर धातु का कार्य करने वाले स्वर्णकार, धातुकार वर्ग का निर्माण हो चुका था। और साथ ही शक्तिशाली लोगों का, जो धातुओं के, मूल्यवान पत्थरों के, रत्नों के जो प्राप्ति के स्थान थे, उन पर शक्तिशाली लोगों का, मुखिया लोगों का, शासक वर्ग का नियंत्रण भी स्थापित हो चुका था। इस नियंत्रण के स्थापित होने का कारण यह था कि इस काल की जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसके मूल में यह धारणा और परिकल्पना दृढ़ता से स्थापित कर दी गई थी कि जो भी भूमि उपलब्ध है कृषि योग्य और निवास के लिए, वह सब कुछ ईश्वर का है। और लोगों में ईश्वर के प्रति विश्वास और आस्था में भी पुजारियों के वर्ग द्वारा उसमें अभिवृद्धि की गई। समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि कार्यों में लगा होता था। वह कृषक का जीवन यापन करता था। एक छोटा हिस्सा हस्तशिल्प और अन्य कला के कार्यों में लगा होता था। पुजारियों का वर्ग और शासक वर्ग, जिनको योद्धा वर्ग भी हम कह सकते थे, यह संभ्रांत वर्ग था इस काल के मानव समाज का। तो कहने का अर्थ है कि समाज में वर्ग विभाजन हो चुका था, और इस वर्ग विभाजन में जो कुछ शक्तिशाली वर्ग था, वो योद्धा वर्ग था, लड़ाकू वर्ग था, मुखिया का समूह था, और मुखियाओं का मुखिया, जिसको हम शासक कह सकते हैं, वो तैयार हो चुका था। और इस काल में ही जो मुखिया उभर कर सामने आए अपने अपने समाज के, ध्यान दीजिएगा, ये अलग अलग क्षेत्रों, इन मैदानी क्षेत्रों के, इन मैदानी भागों के अलग अलग क्षेत्रों में आरंभ में मानव बस्तियां बसी, जिनको हम नगर नहीं कहेंगे। इस संक्रमण काल में तो पहले बस्तियां ही बसी, लेकिन इसी संक्रमण काल में समाज में
वर्ग विभाजन की जो संरचना है वो खड़ी हो गई और शासक वर्ग अर्थात शक्तिशाली वर्ग का इन क्षेत्रों में वास करने वाली जनता, जनसमूह और इसके प्राकृतिक संसाधनों पर अपना अधिकार भी स्थापित कर लिया गया था। तत्पश्चात इस संक्रमण काल के बाद क्या होता है? इस संक्रमण काल के बाद लगभग 4000 वर्ष ईसा पूर्व इन क्षेत्रों के शासकों और जो मुखिया वर्ग थे, इन्होंने मजदूर वर्ग की सहायता से सिंचाई के बड़ी बड़ी नहरें तैयार करवाई, खुदवाई, खाइयां तैयार करवाई, पोखरों का उत्खनन कराया और इन खाइयों और पोखरों में जल संरक्षित किया जाता था। वर्षा काल में जब बारिश होती थी, वर्षा होती थी, तो उस वर्षा जल को उन खाइयों में, उन पोखरों में संरक्षित किया जाता था और वहीं से जो जिन नहरों की निकासी की गई थी, मुख्य नहरों को नहरों की एक नेटवर्क व्यवस्था, एक जाल के साथ उसको जोड़ दिया गया था। तो नहरों सिंचाई की उत्तम व्यवस्था हो जाने और कृषि उपज में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाने और इन्हीं परिस्थितियों के कारण विभिन्न व्यवसायों के उभर जाने, उनको अंगीकार कर लिए जाने के कारण इन क्षेत्रों की संपन्नता में अभिवृद्धि होने लगी और अब ये आसपास यानी आपस में व्यापार की प्रक्रिया से बाहर निकल करके अब ये दूर स्थित क्षेत्रों के साथ स्थल मार्गों के द्वारा या जल मार्गों के द्वारा, जैसा कि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि इराक में जो नगरी सभ्यता थी, यहां इराक में इस नगरी सभ्यता के लोग फारस की खाड़ी जो कि एक जल मार्ग था, इस जल मार्ग से होते हुए सिंधु सभ्यता के लोगों, बहरीन जिसको दिलमुन कहा जाता है, वहां के लोगों से इन्होंने व्यापार शुरू किया। यानी इस काल में स्थल मार्गों और जल मार्गों के माध्यम से व्यापार फला फूला और व्यापार के फलने फूलने का एक जो अन्य प्रभाव हुआ वो ये कि इन सोसाइटीज में, इन समाजों में एक व्यापारी वर्ग तैयार हो गया और ऐसा व्यापारी वर्ग जो आर्थिक रूप से संपन्न होता था किंतु धर्म में आस्था के प्रति, मंदिरों के प्रति आस्था के कारण यह व्यापारी वर्ग बढ़ चढ़कर स्थापत्य के कार्यों में, रचनात्मक कार्यों में अपना योगदान करता था और इसी काल में संपूर्ण व्यवस्था को एक दिशा देने के लिए, उस पर नियंत्रण रखने के लिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से और नियम और कानून के दृष्टिकोण से इस काल में एक व्यवस्था का जन्म हुआ जिसको हम शासन कह सकते हैं। और इसी काल में एक नगरीय सभ्यता की, एक नगरीय समाज की जो न्यूनतम शर्तें होती हैं, जो उसके न्यूनतम मानक होते हैं, जो न्यूनतम संकेतक होते हैं, वो सब उभर कर सामने आए। जैसे कला के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। या इन सभी संकेतकों का जो कि नगरीय सभ्यता के पैमाने हैं, इनका
इसी कालखंड में या अर्थात कांस्य युगीन संस्कृतियों में जन्म हुआ। और जो एक और मुख्य बात इसमें हुई वो ये कि इसमें परिवहन के अलावा संचार के माध्यम के रूप में पहली बार लेखन की कला का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, सभ्यताओं में कह लीजिए, विकास हुआ। यही कारण है कि इस कालखंड की जो मानव संस्कृतियां थीं, अब उनको हम संस्कृतियां न कह करके प्रथम सभ्यताएं या प्रथम नगरीय सभ्यताएं कहते हैं, जबकि इस कालखंड के पूर्व की जो संस्कृतियां थीं, इन्हें हम आज भी इतिहास की भाषा में केवल मानव संस्कृतियां कहते हैं, क्योंकि ये संस्कृतियां अपरिष्कृत थीं। जबकि ये जो मानव संस्कृतियां थी बाद की, ये इस कालखंड के बाद की, ये परिष्कृत हो चुकी थी। इन्होंने एक नगरीय सभ्यता के जो न्यूनतम मानक होते हैं, जो पैमाना होता है, जो संकेतक होता है, उसको इन्होंने अपनी संपन्नता के वशीभूत, अपनी संपन्नता के चलते उनको जन्म देना शुरू कर दिया था, उनको गति देना शुरू कर दिया था, उनकी अभिवृद्धि भी करना आरंभ कर दिया था। और यही कारण है कि इन्हें अब हम इतिहास की भाषा में मानव संस्कृति न कह करके इनको प्रथम सभ्यताएं अर्थात नगरीय सभ्यताएं कहते हैं। एक जो और बात है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि लेन देन के रूप में जो व्यापार आरंभ हुआ अर्थात विनिमय के आधार पर, उसमें बाद के समय में, लगभग इस समय में 3000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 1800 वर्ष ईसा पूर्व का जो कालखंड रहा और या इसके बाद का, इस कालखंड में विनिमय का पैमाना तय किया जाने लगा। इसके पूर्व तक जहां अनाज ही विनिमय का मुख्य पैमाना था, मानक था, अब अनाज का कुछ कीमती धातुओं के साथ विनिमय दर निर्धारित करने के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और जब कीमती धातुओं के साथ अनाज का विनिमय दर निर्धारित हो गया, तो अन्य क्षेत्रों के साथ इन सभ्यताओं ने जब व्यापार किया, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता का सिंधु की सभ्यता के लोगों, सिंधु सभ्यता के लोगों से, या नजदीक के फारस की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, और ये भूमध्य सागर से होते हुए, भूमध्य सागर के जल मार्गों से होते हुए पश्चिम के देशों से आरंभिक जो व्यापार किए गए, वो इसी विनिमय प्रणाली के अंतर्गत किए गए। और जो विनिमय प्रणाली, व्यापार की जो विनिमय प्रणाली ने इस आरंभिक सभ्यताओं में रूप लिया, वही कालांतर में अपना रूप बदल बदल करके आज भी हमारे और हमारी आधुनिक सभ्यता में अपने अस्तित्व को बनाए हुए है, और यही भविष्य में भी अपना रूप बदलते हुए बनाए रखेगी। तो इन सभी बातों को मैं बता दूं। इसमें एक और बात रह गई थी, ये जो सभ्यताएं खड़ी हुई, इन सभ्यताओं में धर्म को बहुत अधिक महत्व दिया गया था। अर्थात आरंभ में जब ये सभ्यताएं खड़ी हुई, तो ये देखा गया कि ये जहां जहां इन सभ्यताओं ने विकास किया, ये जहां जहां पनपी, उनके केंद्र में जगह जगह पर मंदिरों की स्थापना की गई। उत्खनन में वहां पर मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, धार्मिक आस्था और विश्वास से जुड़े हुए अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो कुल ले देकर के मैंने ये आज का जो लेक्चर दिया या जो ये चर्चा की, वो थोड़ा सा आपको एक मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए किया कि आज के बाद से जब मैं आरंभिक नगरीय सभ्यताओं के वीडियो को लेकर आऊंगा, तो उनमें सभी तकनीकी पहलुओं और बातों को आप आसानी से समझ लें। तो इन्हीं बातों के साथ अब मैं आज की चर्चा का अंत करता हूं, और अगले वीडियो में मैं आरंभिक नगरीय सभ्यताओं पर थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।